हेलो फ्रेंड्स, आई एम जे शुक्ला, योर कोच, एजुकेटर एंड मेंटर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि करेक्ट यूजेज का नॉलेज आपको स्पॉटिंग एरर या एरर रिकॉग्निशन या सेंटेंस कंप्लीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। दोस्तों, स्पॉटिंग एरर से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, फाइंड आउट द एरर पार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस and indicate your response from the options A, B, C and D। इस तरह से क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत, या उसको हम एरर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से, मतलब चार पार्ट्स में से देखना होता है कि आपकी गलती किस पार्ट में है। एक ये पार्ट है, दूसरा ये है, और तीसरा ये यहाँ से यहाँ तक, और चौथा ये यहाँ से यहाँ तक। तो जब आप इस सेंटेंस पे विचार करेंगे तो सबसे पहले जो हमको देखना होता है वो होता है कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब क्या है सेंटेंस का। तो शी हु हैड बीन द एप्पल ऑफ हिज आइज, तो ये जो फ्रेज़ है हु हैड बीन द एप्पल ऑफ हिज आइज, ये क्लास, तो ये शी के लिए यूज़ हुआ है। अब आगे देखते हैं, ही नाउ बिगन टू रिगार्ड विथ समथिंग लाइक डिस्ट्रस्ट। तो ये जो पार्ट है दूसरा वाला, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसका मतलब है कि ये जो शी है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, बिगन का, यानी बिगन टू रिगार्ड का पूरी वर्ब है ये। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या होनी चाहिए है कि सी की जगह पर हो जाएगा हर। तो आपकी गलती इस वाले पार्ट में है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक की, करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। तो पहला रूल क्या है प्रोनाउन से संबंधित, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ अ प्रीपोजिशन। किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन इट इज़ अ प्रोनाउन, जब ये कोई प्रोनाउन हो, शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। जैसा कि पीछे वाले सेंटेंस में गलती थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ था, नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखा हुआ था शी। तो ये सेंटेंस देखिए, बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ पे अगर आई लिखा होता, अफेयर्स लुक डार्क, तुम्हारे और मेरे बीच में जो अफेयर्स हैं वो काले दिखते हैं, मतलब कुछ रहस्यमयी दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आई कर देते तो ये गलती होती, बिटवीन यू एंड मी ये आपका सही है, और यहाँ पे अगर आई होता तो वो गलती होती यहाँ पे मी के स्थान पे। तो अगर मी की जगह पर आई होता तो वो गलत होता, और सेंटेंस जैसे पूछा जाएगा तो उसमें इसी तरह से क्वेश्चन होगा कि बिटवीन यू एंड आई अफेयर्स लुक डार्क। अगला रूल है, अ प्रोनाउन डायरेक्टली आफ्टर देन और एज। देन या एज के बाद, देन या एज के तुरंत बाद जो प्रोनाउन होता है, इज़ यूजुअली इन द ऑब्जेक्टिव केस, वो सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस में होता है, अनलेस देयर इज़ अ वर्ब आफ्टर इट। और कब तक, जब तक कि इसके पीछे कोई वर्ब ना लगी हो। इफ़ अ वर्ब फॉलोज इट, अगर इसके पीछे कोई वर्ब आ जाए द नॉमिनेटिव फॉर्म इज़ यूज्ड, तब हम नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर किसी
सेंटेंस में देन हो या एज हो। तो यहाँ पे देन है और देन के तुरंत बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही इज टॉलर देन मी। लेकिन अगर उसके बाद में कोई वर्ब होती, इफ वर्ब फॉलोज इट, अगर इसके पीछे एक वर्ब लिखी होती तब क्या होता, द नॉमिनेटिव फॉर्म इज़ यूज्ड, तो फिर नॉमिनेटिव फॉर्म प्रयोग की जाती। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, जैसे ये लिखा होता ही इज़ टॉलर देन, अब यहाँ पे लिखा होता एम, तो इस मी की जगह पर क्या हो जाता, आई। ही इज़ टॉलर देन आई एम, जो कि इसी सेंटेंस को प्रकट करता है, इसी अर्थ को प्रकट करता है। सेंटेंस को लिखने का तरीका अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर प्रोनाउन का यूज़ भी उसी तरीके से बदल जाता है और अर्थ वही रहता है। तो जैसे ही इज़ टॉलर देन मी लिखा है, और उसी तरीके से अगर हम इस प्रोनाउन के बाद में कोई वर्ब प्रयोग कर देंगे तब उस मी को आई में चेंज कर देंगे, क्योंकि फिर वो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तीसरा रूल जो है वो क्या है, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। अब दोस्तों एंटीसीडेंट क्या होता है, इन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर। आपका जो प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना चाहिए, पर्सन में, नंबर में और जेंडर में। तो एंटीसीडेंट वो होता है जिस वर्ड के लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जिस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसी नाउन को उसका एंटीसीडेंट कहा जाता है, उस प्रोनाउन का। तो जो प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना चाहिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, हु बिलीव एवरीथिंग, जो हर चीज़ पे विश्वास रखते हैं, दे हियर। तो दे का प्रयोग किसके लिए हुआ है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो दे है वो यूज तो वन के लिए हुआ है, यहाँ पे ही होता। लेकिन आपको पता है कि जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके लिए उसका यूज किया गया हो, तो यूज किसके लिए किया गया है, दोज के लिए, ना कि वन के लिए। और इसीलिए वन के बजाय वंस या ही नहीं लिखा गया, बल्कि क्या लिखा गया, दे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, क्योंकि आपका एंटीसीडेंट जो है वो दोज है और इसीलिए आपने प्रयोग किया है दे। चौथा रूल है आपका, इन रिफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, etc. The pronoun of the masculine or feminine gender is used. जब हमको anybody, everybody, everyone, anyone, each जैसे किसी प्रोनाउन को रिफ़र करना हो, द प्रोनाउन ऑफ द मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर इज़ यूज्ड, तब हम या तो मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं या फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार। तो हम पहले देखते हैं कि वो किसके लिए यूज हो रहा है। अगर मेल के लिए यूज हो रहा है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, और अगर फीमेल के लिए यूज हो रहा है तो
शी का प्रयोग करेंगे, यानी मास्कुलिन के लिए मास्कुलिन प्रोनाउन और फेमिनिन के लिए फेमिनिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, आई शैल बी ग्लैड, मुझे खुशी होगी, टू हेल्प एवरीवन, हर किसी की हेल्प करने में, ऑफ माई बॉयज़, मेरे बॉयज़ में से। तो चूंकि यहाँ पे बॉयज़ आ गया तब क्या हो गया, हिज। अगर यही लिखा होता बॉयज़ के बजाय यहाँ पे गर्ल्स होता, ऐसे लिखा होता आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई गर्ल्स इन, तो यहाँ पे हो जाता हिज के बजाय हर स्टडीज़। देखिए, व्हेन द सेक्स इज़ नॉट डिटरमाइंड, अगर सेक्स न प्रकट किया गया हो, अर्थात ये न पता हो कि मेल है या फीमेल है, द प्रोनाउन ऑफ द मास्कुलिन जेंडर शुड बी यूज्ड, तो प्रोनाउन मास्कुलिन जेंडर का प्रयोग किया जाना चाहिए। एज देयर इज़ नो सिंगुलर प्रोनाउन, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन नहीं पाया जाता है ऑफ द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में टू रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को प्रकट करने के लिए। क्योंकि मेल और फीमेल को प्रकट करने के लिए ऐसा कोई प्रोनाउन बना ही नहीं है जिसका हम यूज कर सकें। तो जब सेक्स को डिटरमाइन न किया गया हो, बताया ना गया हो कि वो मास्कुलिन है या फेमिनिन है, तब हम क्या करते हैं, मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही प्रयोग कर लेते हैं। और मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन होता है ही। तो जैसे यहाँ पे लिखा एनीबडी कैन डू इट, हर कोई इसे कर सकता है, इफ़ ही ट्राइज। उसी तरीके से एवरीवन रैन एज फास्ट एज ही कुड, यहाँ पे शी, भाई वो गर्ल भी हो सकती है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि वो मेल ही है। जब ये पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तब उसे हम मेल ही मान करके मास्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन प्रयोग कर लेते हैं। द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को प्रकट नहीं करता, बल्कि ये सभी के लिए यूज होता है और इसीलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। शुड बी यूज्ड थ्रू आउट, उसे पूरे सेंटेंस में प्रयोग किया जाना चाहिए। इफ़ यूज्ड एट ऑल, अगर उसका कहीं भी प्रयोग किया गया हो, बिल्कुल भी अगर कहीं प्रयोग हुआ हो, मतलब अगर वन का प्रयोग हुआ है शुरुआत में सेंटेंस के, तो हम उसके बाद में वन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ये लिखा वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, मतलब किसी को भी हद से ज़्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए अबाउट वाट वन सेज, कि कोई क्या कहता है। तो यहाँ पे जब ही लिखा होता है तो वो गलती होती, तो हम ही का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे वन का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, यहाँ पे भी वंस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हिज का प्रयोग करना गलत है। और दोस्तों, आज का ये टॉपिक पूरा तो नहीं हुआ है, बाकी जो है कल इसे हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।